हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टपीडिया। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इनकम, इट रिफर्स टू मनी अर्न बाय एन इंडिविजुअल फॉर विच एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स हैज़ बीन अंडरगॉन। वो इनकम जो एक इंडिविजुअल अर्न करता है अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट को लगाने के बाद। अगर हम एग्जांपल लें, एक टीचर है, वो स्कूल में जाके अपनी सर्विस देता है जिसकी वजह से उसको सैलरी मिलती है, और वहीं अगर एक लेबर की बात करें तो वो जाके मजदूरी करता है जिसकी वजह से उसको वेजेस मिलते हैं। तो जो उसको इन रिटर्न मिल रहा है उसके काम के लिए, उसको हम इनकम कहते हैं। अब इनकम दो तरीके की होती हैं, पहला है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉन फैक्टर इनकम। द इनकम विच आर रिसीव प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ एफर्ट इज नोन एज फैक्टर इनकम, यानी वो इनकम जो हम कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अर्न कर रहे हैं। अगर हम इसकी दूसरी मीनिंग देखें तो फैक्टर इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें मिल रहा है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स इनकम हमें मिल रही है, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। एग्जांपल इसका है सैलरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब नॉन फैक्टर इनकम की बात करते हैं। द इनकम विच आर रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एफर्ट, यानी ऐसी इनकम जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन किसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। यानी नॉन फैक्टर इनकम ऐसे इनकम होती है जिसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर नहीं ज़रूरी होते। इसके एग्जांपल हैं इंश्योरेंस से पैसा कमाना, फॉरेन एक्सचेंज में स्पेकुलेशन करके पैसा कमाना। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी इज़ प्रूव्ड इकोनॉमिक फैक्ट और फंडामेंटल ट्रूथ। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। इकोनॉमिक थ्योरी दो तरीके की होती हैं, पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये मैंने चैप्टर 1 के पार्ट फर्स्ट में भी बताया है। इकोनॉमिक थ्योरी हमें इकोनॉमिक फैक्ट या फंडामेंटल ट्रूथ को बताती है। अगर हम किसी कंट्री के जीडीपी के बारे में बात करें तो एक फैक्ट है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, उसको बदला नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉ की। इट रिफर्स टू सोशल लॉ विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट। एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ आते हैं उनको हम इकोनॉमिक लॉ कहते हैं। वो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप उसके कॉजेस और इफेक्ट में। मतलब जो भी लॉ आता है इकोनॉमिक्स में, उसके कॉजेस और इफेक्ट को बताने वाले लॉ को ही हम इकोनॉमिक लॉ कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग अराइजिंग आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऐसी प्रॉब्लम जो अराइज कर रही है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से। इसको भी मैंने चैप्टर 1 के पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे से बताया है। इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। आप और डिटेल में पढ़ने के लिए उधर से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं गुड्स की। इट रिफर्स टू टेंजिबल थिंग, दैट इज थिंग विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। तो गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो टेंजिबल नेचर की होती हैं, यानी जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी गारमेंट की दुकान में जाते हैं तो जो शर्ट होगा वो उनकी गुड्स होंगी। अगर हम किसी फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो जो टेबल चेयर है वो उनके गुड्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। इट रिफर्स टू इंटेंजिबल थिंग्स, दैट इज थिंग्स दैट कांट बी सीन एंड टच्ड एंड आर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा। यानी ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल नेचर की हैं, जिनको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। एग्जांपल हम ले सकते हैं जो सर्विस लॉयर और डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं। इसका और इजी एग्जांपल लें तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बार्बर। वो हमारे बाल काटता है जिसके लिए वो हमसे पैसे लेता है, लेकिन जो बार्बर है उसकी सर्विस जो है वो हम शर्ट की तरह पैक करके घर नहीं ले जा सकते, उसकी सर्विस वहीं तक होती है। तो अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। लेकिन रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले हम अगर यूटिलिटी की बात करें तो रिसोर्सेज हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इट रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, यानी हम जानते हैं कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम मेज़र करते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। यानी कोई भी कमोडिटी जो हमारी वांट सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारी कितनी वांट सेटिस्फाई करी है, वो हम यूटिलिटी के टर्म में मेज़र करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ यूनिट इन विच लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड। यानी जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम यूटिलिटी के टर्म में मेज़र करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच ए बेनिफिट इज प्रोड्यूस एंड दैट हैज़ सम यूटिलिटी। मतलब रिसोर्सेज वो हैं जिससे हमें सप्लाई मिलती है कुछ बेनिफिट की, और जो हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कमोडिटी देती हैं।
In other words, it refers to goods and services which are used to generate other goods and services which satisfy our want. तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो एक रिसोर्स है जो हमें और दूसरे गुड्स और सर्विसेज देगी, जैसे पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कमोडिटी की। इट रिफर्स टू गुड एंड सर्विस अवेलेबल इन मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो जब भी आप मार्केट में जाते होंगे, आप अलग अलग शॉप्स देखते होंगे और उन शॉप्स में जो भी चीज़ें रखी रहती होंगी बेचने के लिए, उन्हें हम कमोडिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंजप्शन की। इट इज़ प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन एंड डिराइविंग सेटिस्फैक्शन। तो जो भी गुड और सर्विस हम अपने डायरेक्ट कंजप्शन के लिए और डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कंजप्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की। अ पर्सन हु परचेजेज गुड एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट कंजप्शन टू सेटिस्फाई हिज और वांट। तो ये दोनों अगर हम टर्म देखें, कंजम्पशन और कंज्यूमर, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि कंज्यूमर ही होता है जो गुड्स का डायरेक्ट कंजप्शन करता है। वो गुड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता, परचेज करता है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए और अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं फर्म की। A firm is a commercial enterprise that buys, produce goods or services to sell it to consumer with the aim of making a profit। मतलब ऐसी इंटरप्राइजेज होती हैं जो गुड्स को बाय करती हैं, खरीदती हैं या खुद प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर्स को बेचने के लिए विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यानी जितने भी हम शॉप्स अपने मार्केट में देखते हैं वो सारी एक फर्म है जो गुड्स को खरीद रही हैं या खुद बना रही हैं कंज्यूमर्स को बेचने के लिए, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। प्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो जब वो वुड परचेज करता होगा तो वो उसका रॉ मटेरियल है, लेकिन जब वो उस वुड से चेयर बना देता होगा तो वो उसकी फिनिश गुड हो जाती होगी। और इसी प्रोसेस को, जिसमें वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, उसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। इट रिफर्स टू द रिसोर्सेज और इनपुट विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये ऐसे रिसोर्सेज या इनपुट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज़ होते हैं, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम में। तो गाइस, यही 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, जो रिसोर्सेज या इनपुट के फॉर्म में यूज़ होती हैं, को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। अमाउंट इनकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो अमाउंट हम खर्च करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फॉर एग्जांपल, जो लैंड होगा उसके लिए जो हम अमाउंट इनकर्ड करेंगे उसको हम रेंट कहेंगे। लेबर के लिए जो हम अमाउंट इनकर्ड करेंगे उसको हम वेजेस कहेंगे। तो गाइस, ये बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की, और ये इकोनॉमिक्स की बेसिक हैं एकदम। अगर आप इनका प्रॉपर नोट्स बना के इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनको अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।